सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से कि मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और अभी अगर हुक्मरान जमात की बात की जाए तो पार्टी इख्तलाफात अपने उरूज पर हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इख्तलाफात को संभाल पाएगी, क्योंकि टाइमिंग भी बड़ा मैटर करती है। इस वक्त अपोजिशन सरधड़ की बाजी लगा रही है, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है मरीम नवाज़ की जानिब से कि हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान ही कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। और अब मामला ये है कि इलेक्टेबल्स और मिलियनर्स की बातें हो रही हैं कि उन्हें सेनेट के टिकट दे दिए गए हैं और मुख्तलिफ सूबों से लोग खड़े भी हो रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, जिस पर अब वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि वो खुद से सारी सूरत हाल को देखेंगे और लिस्ट में तब्दीली का इंदिया दे दिया गया है। तहकीकात होंगी, 4 लोग जिनके नाम सामने आए हैं, जिनमें जनाब सैफुल्ला अबड़ो साहब हैं, फैसल बाउडा हैं और इसके साथ नजीउल्लाह खटक और फैसल सलीम, जिनसे टिकट वापस लेने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अब जब इनसे टिकट वापस लिए जाएंगे फिर क्या सूरत हाल होगी और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इन पर हम बात करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं शौकत बसरा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, एक तरफ ये टूट फूट, वो भी ऐसी टाइमिंग पर जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रही है, फिर ये इख्तलाफात और इस तरीके से उम्मीदवारों का खुद से खड़े होकर कह देना कि हम वोट नहीं देंगे, किस तरह आप लोग टैकल करेंगे? और ये मामला आप लोगों ने लिस्ट क्या पहले देखभाल कर नहीं बनाई थी? ये जो बात हो रही कि पैसे वालों को, ATMs वालों को इन्होंने टिकट्स दे दिए। सहरिश, मेरे ख्याल में तो इसको मैं बड़ा पॉजिटिव रवैया समझता हूँ। इसको मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की मजबूती है। इख्तलाफ राय होना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर कौन सा कोई बादशाहत है या मरूसी जमातें हैं या आमरीत है। यहाँ पर एक चीज़ टेबल पे आई, वर्कर्स ने देखा कि कुछ ऐसे लोग उसमें आ गए हैं जिनकी जद्दोजहद नहीं है और जो हकदार नहीं है, और उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की लीडरशिप पर कोई इतराज़ नहीं है, उनको अपना गिला शिकवा पहुँचाया है। और आप ये देखिए कि उन्होंने भी एक आमर की तरह, डिक्टेटर की तरह, बादशाह की तरह नहीं लिया। उन्होंने एक जमहूरी लीडर की तरह अपने कारकुनान की आवाज़ सुनी, उसके ऊपर दोबारा से मीटिंग्स कर रहे हैं। और उसमें एक ही बात है, कारकुनान ने जो आवाज़ पहुंचाई, उन्होंने कहा है कि हमारे वो लोग जो 20-22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, आप उनको टिकट्स दीजिए। तो मेरा ख्याल है ये तो एक पॉजिटिव रवैया है। आपकी बात बिल्कुल वजह है, वहाँ लेकिन पर जो राइवल दूसरा रुख भी देखिए ना। अभी ये ज़हूर आगा साहब की मिसाल आपके सामने है, जो कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। माजी में उन्होंने पार्टी को क़यादत को निशाना बनाया और अरकान को वरगलाया तक। तो कि जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था, फिर ये किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर किया गया था कि आपके अपने ही जो वर्कर्स हैं उन्होंने सवाल शुरू कर दिए या फिर वो खड़े हो गए कि भाई क्यों इनको आप उम्मीदवार बना रहे हैं या फिर टिकट दिए जा रहे हैं? किस बेस पे आप लोगों ने चुना था? सहरिश, इसमें बाकायदा एक पार्लिमानी बोर्ड बना। पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबरान के ज़ाहिर नोटिफिकेशन आपके पास भी होगा। वहाँ पर एक डिस्कशन हुई। डिस्कशन के नतीजे में बहुत सारे लोग अंडर डिस्कशन आए। उसके बाद मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक इंतहाई, मैं तो कम से कम बतौर एक सियासी कारकुन इसको बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ कि अभी दोस्त राना अरशद साहब तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे कौन सा लंदन से बैठकर और रायवेंड से बैठकर बादशाह सलामत ने हुक्म जारी करना है या बिलावल हाउस से हुक्म जारी हो जाना है कि बस ये हो गया, उसके बाद सब लोग खामोश हो जाएं और कोई वहाँ पे इख्तलाफ राय नहीं। तो ये तो इसको मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि अगर जमहूरियत कहने से नहीं आती है, आपके रवैये भी जमहूरी होने चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह की गुंजाइश हर जगह पे मौजूद होती है। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरे मामू को टिकट दे दो, मेरे चचा को टिकट दे दो, मेरे कज़न को वजीर बना दो। ये रवैया हमें बदलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आज देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई मुझे बता दें यहाँ पर, बाकी पार्टी को निकाल लें, किसका बहन, किसका भाई, किसका चचा, किसका मामू की पोस्टों पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ का वर्कर बोलता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी लीडर ने कारकुन को आवाज़ दी है, कारकुन को इज्जत दी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है।
चलिए और ठीक मैं है, इसको आप बहुत हमारे positive साथ पल से रहिएगा। समझता हूं। शौकत साहब आपकी तरफ वापस नाराज आप लोगों के उम्मीदवार हैं जो कि हैं शकूर शाद साहब, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया बाकायदा कि वो नहीं वोट देंगे, और उनको मनाने के लिए, मसलहत के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी कराची पहुंचे और इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया। शकूर शाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शकूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सबसे पहले आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बाजी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जितने भी एंकर और सुनने वाले मेरे जो अहले वतन के हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम है जी। उसके बाद मेरा अर्ज है, पीटीआई के भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त, इन्होंने फरमाया कि पीटीआई ने बहुत कुछ किया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, पीटीआई ने आवाम के लिए क्या किया? वो आवाम जो इनकी उम्मीदों पे, इनकी बातों पे, इनकी जो तकरीरों पे अपना दिलो जान से दिन रात एक करने ले आए कि ये हमारे पाक वज़ीर आज़म बनेंगे, खान साहब, इमरान खान साहब। तो जब अल्लाह ताला ने इनको वो सीट दे दी, वो ताकत दे दी, तो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया क्या? अभी आप महंगाई देख लें, अरूज पे चढ़ गई। अभी भी ये उम्मीद ले रहे हैं कि हम सेनेट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद बेरोजगारी देख लें, फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद जो आप देख लें कि एक आदमी 2 वक्त का खाना किस हिसाब से कमाता है और किस हिसाब से खाता है। आपने तो देख लिए बड़े बड़े एमएलए और मिनिस्टर जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं, जिनको घरों के चूल्हे नहीं जलते, जिनके आटा लेते हैं तो उनको परेशानी होती है, तो दाल कहाँ से ले? तो बिल्कुल आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है बजा है। महंगाई अपने उरूज पर है, आवाम परेशान है, और इनका वादा था कि महंगाई में कमी लाएंगे, और अब भी वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। मुझे ये बताइएगा शकूर साहब कि आपसे क्या शाह साहब मिलने के लिए पहुंचे हैं? कोई आपका उनका राब्ता हुआ है? इनका शाह महमूद कुरैशी साहब? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बहुत बड़े, अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शे, ये तो हमारे वज़ीर दिफा हैं, लेकिन उनके से छोटे जो हमारे एमएलए या कुछ पाकिस्तान के हर कोने में पीटीआई के कारकुन हैं, क्या वो नहीं जा सकते किसी के घर में? क्या वो किसी के घर से मालूम नहीं कर सकते? भाई, ये कोरोना में लोग बेरोजगार हुए हैं, ये कोरोना में जो लोग, क्या आपके घरों के चूल्हे जलते हैं? क्या आपके लिए खाने के लिए कुछ है? या आपके घर में कोई बीमारी है? क्या आपके बच्चे कोई मजदूरी वगैरह करते हैं? आप मिनिस्टर या सरकारी मुलाजिम की बात ना करें, आप बात करें उन गरीबों की जो रेहड़ी वाले, जो तगारी उठाने वाले, जो एक ठेले पे गुजारा करने वाले, आप उनको भी देखें। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं टाइगर फोर्स बनाऊंगा, घर घर राशन पहुंचाऊंगा। मुझे बताएं, क्या ये सारा पूरा पंजाब के लिए था? क्या ये सारी सहूलतें खैबर पख्तूनख्वा के लिए थी? क्या सिंध के लिए कुछ नहीं मिले? मतलब पीपल्स पार्टी है, इस वजह से इनको लावार और यतीम कर दिया। क्या हम तो अभी शकूर साहब, अभी आपका क्या, अब आप आगे आप क्या करने वाले हैं? किसी ने आपसे कोई राब्ता किया है? सोच क्या रहे हैं आप इस हवाले से? हम यही सोच रहे हैं कि बाजी के खुदारा इनको पीटीआई को इनको सेनेट की सीट का इलेक्शन की टिकट न दी जाए, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को ऐसा वक्त लाए जो पीटीआई बिल्कुल ना हो। कोई भी हुकूमत हो, वो हो जो आवाम का सोचे, वो हो जो मुल्क का सोचे। ठीक है, चलिए शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। महंगाई जो कि एक ख़ास वजह भी है, ज़ाहिर सी बात है, और ऊपर लेवल पर क्या हो रहा है, हुकूमती सतह पर कितना वक्त लग रहा है, कब कितने टाइम में हो रहे हैं, ये तो एक चीज़ अलग है। लेकिन एक महंगाई एक ऐसी वजह है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली गरीब बंदे को इफेक्ट कर रही है, जो कि काफ़ी परेशान है। उससे पूछे कि उसका दिन रात किस तरह गुजर रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सिर्फ इसी पॉइंट पर ये चाह रहे हैं कि भी आप लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो मैं क्यों आपकी तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ूँ। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन इस वक्त राना अरशद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं नून लीग से, उनसे मैं बात करती हूँ। जी राना साहब, आप ये बताइएगा, आप लोग सेनेट के इलेक्शन को लेकर अब क्या सोच रहे हैं? और दूसरा, अभी ये जो ओपन बैलेटिंग के हवाले से मामला है, अब क्या पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी है? इख्तलाफात आप लोगों की तरफ से भी कुछ सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरश मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो 13 दिसंबर का जलसा था लाहौर का, मीनार पाकिस्तान का, जब वो मियाँ नवाशी साहब ने ख़िताब किया, मरियम बीबी ने ख़िताब किया, तो बादशाह सलामत
इमरान खान न्याई साहब की का वो हचकोला, उनको ख्वाब खरगोश के मज़े से नींद में बेदार हुए तो फरमान जारी हुआ कि फरवरी में इलेक्शन करा दें सेनेट के। और अंदर में जो चोर था, जो दिल में चोर था, जो दाल में काला था, वो बाहर आ गया और इस प्रोसीजर्स को तब्दील करने की ऐसी, मैं समझता हूं लोग भूख से मर रहे हैं। मेरे शाहकोट में 3 साल की बच्ची अगवा होकर कत्ल हो जाती है आज, और यहां पर फैसल वावडा को टिकट दिया जा रहा है। कौन है फैसल वावडा? वो जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जिसकी लंदन में है और जिसका ड्यूअल नेशनैलिटी का केस चल रहा है। इमरान नियाजी साहब ने, जो ये पीटीआई के मेंबर शकूर शाह साहब ने बात की, मैं उसको इंडोर्स करता हूं। आज नई एटीएम अरबपति मशीनों को टिकट दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जितने कारकुनों को टिकट दिया गया है वो मियां नवाज शरीफ के कारकुन है। मशाहदुल्लाह सबको पता है कि पुराना कारकुन है। और उसी तरह मैं समझता हूं कि परवेज रशीद, वो जब इमरान खान साहब का वो चीफ रेफरेंडम जब हुआ था ना परवेज मुशर्रफ का, वो जो उनका बिग बॉस था, उसके दौर में भी परवेज रशीद पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। और उसी तरह मैं समझता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी या उनकी सिस्टर को हमने टिकट दिया है, जिनको डी सीट किया गया। यहां पर तो अनोखा कानून है, क्योंकि किसी एटीएम की किसी अजीजा को सेनेट में लाना था और वहां पर ये जो आप अभी पेटीएम्स की बात कर रहे हैं राणा साहब, इसी सारे मामले को हॉर्स ट्रेडिंग की और पैसा जो चलता है उसकी रोकथाम के लिए तो ये लोग बात कर रहे हैं कि खुफिया बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, जिसको आप लोग मुस्तरद कर रहे हैं। आप लोग तो कहते हैं कि पैसे की सियासत खत्म ही नहीं करना चाहते। सर नहीं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जब मार्च 2018 में ये तो मैं समझता हूं इंटरनेशनल व्यापारी है, फॉरेन फंडिंग केस से लेकर अरबों रुपए, और वो बादशाह सलामत का छोटा बादशाह सलामत जो गवर्नर हाउस में भर्ती किया हुआ है, चौधरी सरवर साहब, वो कभी इधर गवर्नर थे फिर उधर गवर्नर हो गए। जब उन्होंने 34 वोट थे पीटीआई के और 42 या 41 वोट लिए, ये तो खुद खरीदार हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके एमपीएस बिके, क्योंकि इमरान खान साहब की ट्रेनिंग ही ऐसी है, जो खुद वो अपनी किताबों में लिखते हैं, पैसा कमाना, सिट्टे से कमाना, जैसे भी कमाना। और अब खुद फरमान जारी करते हैं कि मुझे 50-50 करोड़ लोगों ने देकर अप्रोच किया है। अच्छा राणा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। एक इल्जाम जो कि मरीम नवाज की तरफ से लगाया जा रहा है कि लीगी एमपीएस को कॉल की जा रही है, डराया धमकाया है, लेकिन वो नहीं टूटे। तो ये शौकत बसरा साहब कौन कॉल्स कर रहा है, कौन डरा धमका रहा है, कुछ आपके इल्म में है कि कॉल किसकी तरफ से की गई है? और चेयरमैन के लिए दूसरा तरीका, ये नहीं हमें काबिल कबूल। ठीक है राणा साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे। शौकत साहब, ये कॉल्स किसकी जानिब से की जा रही हैं? अच्छा, पहली बात तो सैरिश मैं बड़ा मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हूँ कि अंदाज़ा करें कि ज़मीरों के ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले, छांगा मांगा करने वाले, ब्रीफ केसों वाले आज किस बात पे आर्गूमेंट कर रहे हैं। भाई हम, अगर आपको इतना ही दुख है कि ख़रीदो फ़रोख्त होती है, वोट बेचे जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आए इस फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करें, आए इस लूट मार और करप्शन को ख़त्म करें। लेकिन चूंकि इनके पास टीटियों का, इनके पास चीनी वाले का, पापड़ वाले का, गोले वाले का, मज वाले का, भैंस वाले का इतना पैसा है, और धड़ल्ले के साथ, और मैं यकीन माने हिम्मत है इन लोगों की कि वह कहते हैं चोर मचाए शोर, लुट राज्य के लुटे हैं। 70 साल या अमरीत रही या ये लोग रहे, मुझे बताएं ये JITs के अंदर जो आया है कि आपने पाकिस्तान के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में अरबों की जायदादें बना ली, और आपकी कौम जो है वो गरीब से गरीब तर हो गई। या तो आप भी गरीब हो जाते, आप वो मुझे गिदड़ सिंह की बता दें, खुद तो अमीर से अमीर तर हो गए, इनके MNAs, MPAs, इनके लीडर्स, कौम गरीब हो गई। तो आज जब ये बातें करते हैं ना कि जी वो देखें इनके जी वो ATM मशीनें, तो राणा साहब से मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप इधर अपनी अदाओं पर गौर करें। हम कुछ कहें कोई शिकायत होगी, लोग यकीन माने तमस्खर उड़ाते हैं इनका बैठ के कि यार इतनी ढीठपुणा, इतनी जिद कि आपको शर्म भी नहीं आती बात करते हुए ऐसी, कि जब आप कहते हैं कि जी ये खरीदो फरोख्त। भाई अगर खरीदो फरोख्त खत्म करनी है तो आए ना राणा साहब, आए, सिगरेट बेल्ट खत्म करें,
आए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटों, और वो कानून है क्या? कानून ये है सहरिश, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं, नून लीग की अगर पंजाब में 4 बनती हैं, उनको 4 ही मिलनी चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ की 6 बनती हैं, 6 ही मिलनी चाहिए। तो मुझे बताएं, कौन हुआ ज़मीरों का सुदागर? कौन बोलियां लगा रहा है? कौन सीक्रेट बेल्ट के जरिए चाह रहा है? तो इसलिए इस बात को तो यहीं पे ख़त्म कर दें। दूसरी, आप कालों की बात करती हैं सहरिश, आपको याद होगा जब इनकी लीडर से सवाल किया गया किसकी कॉलें आई हैं, उन्होंने कहा जी वो पता ही नहीं, उनको भी नहीं पता किनकी कॉलें आ रही हैं, ऊपर से कॉलें आ रही हैं। और आज उन्होंने एक और बात कह दी कि मेरी भी सर्जरी होनी है, मुझे बाहर जाने दें। अंदाज़ा ये करें इन लोगों का, यानी कि अब वो दौर गुजर गया, अब इनको उस बात का अंदाज़ा नहीं है कि लोगों के पास हर हाथ में टेलीविज़न पकड़ा हुआ है, गांव में, शहरों में, हर किसी को पता है कि आपने क्या क्या वारदातें डाली हैं और अभी भी वारदात डालना जा रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। हमें पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा ने ज्वाइन किया है। सहर कामरान साहिबा, ये अब सारी सूरत हाल आपके सामने है, उम्मीदवारों के नाम आखिरी दिन था, कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं, लेकिन ये जो अब ओपन बैलेटिंग का सारा मामला है जिसकी पीडीएम भी मुखालिफत कर रही है, मतलब सारी ऑपोजिशन जमातें मुखालिफत कर रही हैं, इससे तो फिर यही एक वो वीडियो भी सामने आई, यही एक तासुर जा रहा है ना कि आप लोग नहीं चाहते कि पैसे की सियासत का खात्मा हो, या फिर ये जो एटीएम्स जिन लोगों को गर्दाना जाता है, फिर वही बात हो रही है कि इनको टिकट्स मिल रहे हैं, और आप लोगों ने भी अपने पुराने उम्मीदवारों को ही, मतलब जाहिर सी बात है, आजमाया इस बार भी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिल्कुल सही कहा सैरिश आपने कि पीपल्स पार्टी ने पुराने उम्मीदवारों को आजमाया, क्योंकि सेनेट एक ऐसा फोरम है आने वाला जहाँ पे आपको संजीदा, तजुर्बेकार और सीजन पॉलिटिशियन की जरूरत होती है। तो पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिए जो कि जिनका पीपल्स पार्टी से गहरा और दरीना ताल्लुक है, जो पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी वाबस्तगी है। अब टिकटों की फरोख्त कौन कर रहा है वो भी सब सामने आ चुकी है। जहाँ पे आप देखें झगड़े चल रहे हैं, जहाँ पे जो है वो MPs MNA वोट देने से इनकार, जहाँ पे इत्तेहादी नाराज हैं, जहाँ आपको सरमायादार और पैराशूटर्स नजर आ रहे हैं, वो तो पता लग गया कि वो इमरान खान अहमद न्याजी साहब कर रहे हैं, जो ओपनली ये भी थ्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जो है सीक्रेट बैलेट से नहीं हुआ तो मैं इनको जो है ये रोएंगे, यानी वो कौम को वैसे ही रुला रहे हैं। उन्होंने जो तबाही मुल्क में मचाई है, वो अब भी ये कहते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज और अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बात जो है वो साफ होकर सामने आ चुकी है। जो वीडियो है उससे बहुत से सवाल उठते हैं कि ये वीडियो जो है वो 3 साल तक क्या कर रही थी, ये किसने बनाई थी, किसने जो है इसकी तकसीम की। जिन लोगों के बयान है कि ये स्पीकर हाउस में जो है पैसे तकसीम हुए, ये हमने 17 के बैच बना के दिए गए और ये कहा गया कि अपनी पार्टी के लोगों को वोट दो और हमने इनको वोट दिए। देखिए ये बात तो वजाहत के साथ सामने आ गई है। इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन सहर साहब आप लोग अपने दौर में ये बात करते रहे हैं कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग वाला मामला है इसको खत्म होना चाहिए, यहाँ पर नहीं खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए, तभी पैसा चलता है, वोट खरीदे जाते हैं, खरीदे भी गए हैं। मतलब ये पुरानी मैं बात कर रही हूँ कि इस दौर की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब ये ऐसा है तो फिर आप लोग को एतराज़ क्यों है? आप लोग सिर्फ नंबर गेम पर तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं, कल को फिर यही सब कुछ होगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि भाई नहीं जी नहीं, यहाँ पर ये वोट खरीदो फरोख्त होती है, इस तरह हमारे बंदों को खरीदा जा रहा है। तो ये मामला तो ख़त्म होना चाहिए ना। देखिए पहली बात ये जो बिकाऊ माल था वो इमरान खान ने लेके हुकूमत बनाई, ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेड काबीना बनाई और अब भी वही कर रहे हैं। बाकी जो है जो सीजन पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ जो उनसे जिनकी दरीना वाबस्तगी है वही लोग रह गए हैं। तमाम तर जो है वो जबर और जुल्म के बावजूद जो जेलें, मुकदमे, कैद सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने जो बात की कि जी बिल्कुल हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, यकीनन इसके ऊपर सेनेट के अंदर जो है वो कमेटी ऑफ द होल के अंदर एक तब्दील बहस भी हुई। इलेक्शन एक टेक्निकल इलेक्शन है और उसके अंदर जो है ये देखना एक जो प्रोसीजर भी इन्वॉल्व है, आपकी पहली, दूसरी, तीसरी तरजीह शामिल होती है, तो उसके अंदर कुछ दुश्वारियां थी जिसकी वजह से इसकी ये तरमीम नहीं हो सकी थी। उसके बाद आप जिस हुकूमत के साथ कह रहे हैं बैठने को, तो वो हुकूमत ने तो जानबूझ के एक ऐसा माहौल खड़ा किया है कि जिसके अंदर जो है वो पार्लियामान को रिडेंडेंट बनाया जाए और चलने ही नहीं दिया जाए। इमरान खान अहमद न्याजी साहब खुद पार्लियामेंट से मफरूर है, इनके वज़रा गायब है और इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक गाली गलौज देने वाले एक जो है वो एक अपनी वो बिठाई हुई है रिप्रेजेंटेशन जो कि मौजूद है। तो बात ये है कि कैसे लेकिन सहर साहब जो आपने भी ये बात की थी, अभी आप जी आप कीजिए, मुझे कंप्लीट करने दें।
कि देखिए एक ऐसी हुकूमत जिसको पीडीएम अल्टीमेटम दे चुकी हो, जिसने मुल्क के अंदर सिर्फ तबाही फैलाई हो, उस हुकूमत के साथ एंड टाइम पे पहले वो एक बदनीयती से तरमीम ले आए, पहले वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप उन बातों पे जाते हैं जहां आइन में तशरीह ना हो, आइन की तशरीह के लिए। यहाँ तो बिल्कुल आइन वाज़ेह तौर पे बताता है कि आपके जो है जो लीडर ऑफ द हाउस है प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में, यानी वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के अलावा तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। तो जब ये आइन बना था, उसकी तश्कील हुई थी, तो सीक्रेट बैलेटिंग जो है उसको वो रखी गई थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें डिफेक्शन क्लॉज नहीं है, इसमें हर शख्स के ऊपर फैसला करने की इजाजत है। आप ये क्यों सोचते हैं कि लोग बिक रहे हैं? आप ये क्यों सोचते हैं कि लोग आपके फैसलों से इख्तलाफ कर रहे हैं? आपके इत्तेहादी इख्तलाफ कर रहे हैं, आपके मेंबर्स इख्तलाफ कर रहे हैं और खुलेआम इख्तलाफ कर रहे हैं। तो जब वो खुलेआम वो तो इन्होंने बोला है, इंदिया दिया है कि फिर से इसको नजरसानी की जाएगी और उसके बाद फिर से वज़ीर आज़म जो है वो फाइनली बताएंगे और तहकीकात भी होंगी कि कौन कौन लोग हैं जिन पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, वो उन पर देखा जाएगा कि क्या इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं क्या है। ठीक है, अच्छा मैं सार साहब आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करूंगी। अब शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया और राना अरशद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट इलेक्शन पर तो हमने बात की, अब कुछ बात करते हैं पीडीएम के लॉन्ग मार्च पर, क्योंकि मामला कुछ इस तरह से है कि पीडीएम इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि लॉन्ग मार्च अगर किया जाता है, क्योंकि मार्च में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो फिर उसके अखराजात कौन उठाएगा। और 2 हफ्तों में तखमीना लगाने के लिए बैसिन इकबाल साहब को कह दिया गया कि भाई आप देखें कितना पैसा खर्च होगा। तो अब ये सारा मामला है कि अब ये जो तखमीना लग जाएगा, इसकी हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन ख़र्चा कौन किस तरह उठाएगा। सहर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सहर कामरान साहिबा, तो ये अब कम से कम 2 हफ्तों के अखराजात तमाम सियासी जमातें उठाएंगे, तजवीज़ है मौलाना फजलुर रहमान की, तो आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस तजवीज़ को? सहर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और पीडीएम की क़यादत ने ये लॉन्ग मार्च के अखराजात हैं जिनको अब आपस में तकसीम करना है कि कौन सी पार्टी कितने कितने अखराजात आपस में डिवाइड करेगी। 11 जमातें, तो अब 2-2 हफ्ते का जो ख़र्चा है वो मौलाना साहब ने तजवीज़ दी है कि सियासी जमातें उठाएँ। तो मुझे ये बताइएगा सहर साहिबा, किस तरह देख रही है पीपल्स पार्टी सारे मामले को कि बड़ी सियासी जमातें मजमूई अखराजात का 50 से 60% और बाकी जमातें 40% बर्दाश्त करें, ये सुनने में आ रहा है। अब किस तरह ये अखराजात उठाए जाएंगे, कौन सी जमात कितना अफोर्ड करेगी, क्या फैसला हो रहा है? मैं तो पहले आपकी से जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उस पर अपना पॉइंट देना चाहूंगी। आपने कहा कि जी नजरसानी कर रहे हैं इमरान खान अहमद बयानी साहब टिकटों की तकसीम के ऊपर। आप ये बताइए कि जब अभी नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का वक्त खत्म हो गया, पहले भी जो हमें डिनाई किया गया कि वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता इलेक्शन कमीशन में, लेकिन हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए वक्त बढ़ाया, अब वक्त खत्म हो गया, अब वो क्या तब्दीली करेंगे? क्यों वो एक दफा फिर झूठ बोल रहे हैं? अपने मेंबर्स को, अवाम को धोखा दे रहे हैं। बात यह है कि जिनकी जो है वो सियासत की बुनियाद झूठ हो, जिन्होंने हर चीज में जो है यू टर्न लेना हो और झूठे वादे और झूठी गुफ्तगू करनी हो, क्या उनको मजीद जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है? देखिए बात यह है कि पीडीएम की जमातों की तहरीक जो है वो अवाम की तहरीक है, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की बका की तहरीक है, पाकिस्तान की सालियत की तहरीक है। इसमें अखराजात की मेरे इल्म में कोई बातचीत नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि वी ऑल स्टैंड टुगेदर, जो हमारे फैसले, और हमें तो मैं नहीं समझ में आता कि इसके अंदर हम तो कोई अखराजात लेके नहीं जाते हैं, अपने ओन पे हम जाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर तबाही देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक कैसे शख्स की हुकूमत जरूरत है जो अपोजिशन में था तो तब भी मुल्क में तबाही लाने की बात करता था, गिराव घेराव की बात करता, तब भी जो है हुंडी से पैसा भेजने की बात करता था,
तब भी सिविल नाफरमानी की बात करता था, यूटिलिटी बिल जलाने की बात करता था, और आज हुकूमत में है तब भी सिर्फ तबाही है। आपके खारजा ताल्लुकात से लेके आपके अंदरूनी मामला, आपकी मईशत, हर चीज तबाह हो चुकी है। महंगाई जो है वो बढ़ रही है, हर दूसरे रोज एक जो है कभी तेल की कीमत बढ़ जाती है, कभी गैस की, कभी बिजली की। ये इनको एहसास नहीं है कि अवाम किस कर्ब में है। हम उन पाकिस्तान के अवाम की आवाज है। तो ये जो बाहर जो एहतजाज जो मुजाहरे हो रहे हैं, जिनके ऊपर ही कहते हैं कि हमने थोड़ी सी आंसू, कि मैं समझती हूँ जिस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसको ये एहसास ना हो, वो इस तरह का बयान दे कि हमने अपनी रखी हुई आंसू गैस जो है उन लोगों पे चलाई है। अच्छा, तो अपने जायज हक की बात कर रहे थे। अच्छा साहर साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध हुकूमत को, ठीक है, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध हुकूमत को कि हमारे हिस्से के पैसे हमें दिए नहीं जा रहे, पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया, उसके बाद पलट कर देखा नहीं गया, लेकिन अब ये हाल ही में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि पैसे भी दिए जा रहे हैं और कल वो मुमकिन तौर पर कराची का दौरा भी कर रहे हैं। तो अब आप इस सारी सूरत हाल को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बात ये है ना, हमें हमारा जायज MFC अवार्ड का हक मिला, और वजीर आजम साहब के तमाम ऐलानात ऐसे ही हैं जैसे वजीर आजम हाउस की यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2 यूनिवर्सिटीज का इफ्तिताह उन्होंने वजीर आजम हाउस ने किया, जैसे कि गवर्नर हाउस की लाइब्रेरियाँ, जैसे कि 1 करोड़ नौकरियाँ, जैसे कि 50 लाख घर। ये सिर्फ ऐलान करते हैं और मुसलसल झूठ बोलते हैं, और हकीकतन आप ये देखें कि इन्होंने हर मंसूबा जिस इनका था उसको डिले किया। इवन जो हमारे जो जायज हक बनता था वो ये नहीं दे रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के अंदर बहरान हो, और उसके बाद आप ये अपने मेंबर को मुतमईन नहीं कर सकते, ये बाकी कौम को क्या मुतमईन करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप सहर कामरान साहिब, आप हमारे साथ हैं और आपने अपना मौक़िफ़ हमें दिया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने पेश किया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। पाकिस्तान ने 4 कंपनीज़ को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दे दी है, और जनाब अब ये वैक्सीन जो कि रूस की तैयार करदा वैक्सीन स्टेपनिक 5 है जो कि दस्तियाब होगी, और दीगर ममालिक के बरक्स पाकिस्तान निजी सतह पर वैक्सीन फ़रोख्त करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। ये अब वैक्सीन किस तरह फ़रोख्त होगी, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, कितने में फ़रोख्त होगी, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, ये सारे सवालात हैं जो कि आवाम के ज़हनों में है, क्योंकि पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको तो लगा दी गई है, उसके बाद उन्होंने 1166 एक नंबर दिया है जिस पर कि शनाख्ती कार्ड नंबर बुज़ुर्गों ने अपना भेजना है, जिसके बाद मार्च से बुज़ुर्गों को वैक्सीनेशन लगना शुरू होगी, जिसके बारे में बताया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जा रही है। इन सारी खबरों में कितनी सदाकत है और आगे होने क्या जा रहा है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी सिचुएशन है क्या, वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है, बुजुर्गों के लिए नंबर्स लिए जा रहे हैं, उनको मार्च से लगनी है, क्या वाकई पैसे लेकर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन की खातिर जो हमारी प्रेपरेशन थी, दैट प्रेपरेशन इज वेरी पुअर, कि जो हमारी हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स और हेल्थ की तरफ से चाहिए था वो बदकिस्मती से वैसा नहीं है। The reason being, and you have been also evident looking after there कि कैसी ये चीज़ों के साथ हौश पौश काम चले हैं, और अभी जो पंजाब के अंदर जो था वेरी अनफॉर्चुनेटली था वैक्सीनेशन की खातिर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाई गई। सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द अदर प्रोविंसेस। और अभी जो कहा गया है कि आपने जैसा फरमाया कि स्पुतनिक 5 की खातिर फैसला किया गया है कि उनको भी ये हुकूमत प्रिक्योर करेगी, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कि अभी तक चूंकि हमने डिले कर दिया है, एंड वी आर वेरी मच डिलेड इन दिस ऑल प्रोसेस, तो उस डिलेड प्रोसेस के तहत कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या वो लोग जिन्होंने कि वैक्सीन इस्टेब्लिश की है, वो लोग इसकी खातिर हमारे साथ वो किसी तरीके से परचेज के लिए सिस्टम में नहीं आ पा रहे। अब लेके भी आएंगे तो पहले आपको पता ही है कि हमारे रीजनेबल जो लोग इसको मैटर करते हैं, उन्होंने फरमाया कि सितंबर तक जो जाके हम लोग कोई 70% लोगों को ये सारी वैक्सीन दे पाएंगे। अब साल के आखिर तक although they have kept the target, कि उसके साथ टारगेट किया गया कि ये वैक्सीनेशन कर दी जाएगी, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत ने डिलेज और इनडिफरेंट एटीट्यूड थोड़ा रखा हुआ है, उस वजह से गालिबन ये चीजें पूरी होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन इसमें बात ये है अशरफ साहब कि अब खुद ये जो सेहत के वजीर है वो ये बोल रहे हैं कि कीमत महदूद ना रखी गई तो इससे अदम मसावात को मजीद तकवीत मिलेगी। जाहिर सी बात है जो गरीब बंदा है उसके लिए तो फिर भी परेशानी की सूरत हाल होगी, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, वो किस तरह डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, कुछ इस हवाले से बताइएगा।
देखिए, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं और कीमत प्राइस फिक्सेशन होती है, ये बड़ा छोटा सा और मतलब सिंपल सा इसके साथ फिनोमिनन होता है कि किस चीज के साथ आप परचेज करते हो, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके साथ कितने अखराजात आते हैं, और प्लस यहाँ पे फार्मेसी और उसके लिए जो है इन अखराजात को एड अप करके और फिर आप कीमत जो करती है। और ड्रैब जो है वो ड्रैब नॉर्मली इन सारी चीजों को देखता है कि दुनिया के अंदर किस तरह से ये आई है और कैसे होगा। लेकिन ड्रैब का आपके सामने है, ड्रैब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो लोगों को करे और उसका कुछ काम ही नहीं है। मतलब महीनों वहाँ पे फाइलें पड़ी रहती हैं, लेकिन मूवमेंट इज वेरी स्लो। और वही जो कन्वेंशनल हमारे तरीके हैं वतन अजीज के अंदर, जब तक उनके ऊपर नहीं होता उस वक्त तक ड्रैब मतलब सोया रहता है, या कम से कम उसको जो वो पहिए लगाने वाले मामला ज्यादा होता है उससे आगे बढ़ के वो काम नहीं करता। लेकिन तशवीश की बात तो ये है कि बड़ा ये जो आप इस वक्त बता रहे हैं तो बड़ी एक अजीब बात है कि पुअर मैनेजमेंट और एक ऐसा संगीन मसला जो कि अभी तक इससे इतनी अमवात हो रही है, डेथ रेट जो है वो कम होने में नहीं आ रहा, और उस पर भी ये है कि जनाब अभी देखा जाएगा, सोचा जाएगा कौन क्या करेगा, कुछ मैनेज नहीं किया गया, कोई हिकमत अमली नहीं है। ये बड़ी एक अफसोस की बात है। खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ साहब, आप हमारे साथ। आज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं और ये रेट बढ़ता जा रहा है ख़ासतौर पर सिंध में, इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में बच्चों के साथ अगवा और ज्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने ज़ैनब अलर्ट एक्ट पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरखास्त और वफाकी हुकूमत और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए और फरीक़ैन से 2 मार्च तक जवाब तलब कर लिया गया है कि क्या वजह है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि वाक़यात रुकने चाहिए, फौरी तौर पर रुकने चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया चेयरमैन चाइल्ड सिंध से, जो कि शमीम मुमताज़ साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग, जाहिर सी बात है, जो लोग मीडिया हाउसेस में बैठे हुए हैं, जब डेली बेसिस पर इतनी सारी खबरें इस तरह की पढ़ते हैं तो एक डिप्रेशन सा होने लगता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये दरिंदों को रोकने वाला, पकड़ने वाला क्या कोई मौजूद नहीं है? इन्हें सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसका कोई हल निकले। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मैटर है। आप क्या समझती है कि जो रुझान ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि बहुत हसास मौजू है जिस पे बात करते हुए दिल भी दुखता है और ज़ाहिर हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि हर औरत एक माँ भी होती है और सबसे पहले माँ का ही वजूद हिलता है अगर बच्चे के साथ कुछ हो। बात सिर्फ सिंध की नहीं है, बात पूरे पाकिस्तान की है और बात पूरी दुनिया की भी है। वाकयात कहीं भी नहीं होने चाहिए, ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना लाड़काना में, ना ठट्टा में और ना ही पूरे सिंध में। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जितना हम इस पे काम कर रहे हैं उतनी ही मैं ये समझती हूँ कि तेजी से कह ले या जो भी कह ले कि ये वाकयात रोनुमा हो रहा है। इसकी पूरी आपने कहा कि यकीनन हमने भी कोई रिसर्च की होगी। लेकिन ज़ैनब अलर्ट के बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी इस पे तवज्जो दी थी इस मैटर पर, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में आ चुका था और हम काम भी इस पर कर रहे थे। उस वक्त मैं आपको बताऊं, जब मेरी मिनिस्ट्री का जमाना था 2016-17 से लेके और 18 तक, आपको पता है कि हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कोई 900 के करीब केस जो है वो सॉल्व किए थे। मिसिंग बच्चों को मिलवाया था माँ बाप से। चाइल्ड अब्यूज के मैटर पे हमने जज से बात की थी। अर्ली चाइल्ड मैरिज पे हमने बहुत सारे केस करे। ये अलग बात है कि हम उनको इतनी अच्छी तरह लोगों के सामने हाईलाइट नहीं कर पाते या मीडिया तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अब दोबारा से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और ज़ैनब अलर्ट का जहां तक मामला है, मैंने अभी 12 तारीख को हाई कोर्ट में मेरी पेशी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एज ए चेयरपर्सन। जो मजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, उनको मैंने पूरी रिपोर्ट दी है 2020 की कि किस तरह हमने बच्चों को प्रिवेंशन भी किया है, किस तरह हमने बच्चों को ऑर्फनेज तो ये अभी तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं ये ज़ैनब अलर्ट एक्ट के तहत? देखिए, ये हमारे पास मुख्तलिफ तादाद है। कोई 2020 में हमारे पास आए थे 1600 के करीब केस थे जो हमारे पास मुख्तलिफ जराए से आए थे, जिसमें हमारी अपनी भी 1121 जो हेल्पलाइन है 24 घंटे जो खुली, उसके जरिए भी आए थे। और हमने वो केस जो है, कुछ जो ऐसे केस थे जो कि अब्यूज के नहीं थे और वो मिसिंग चिल्ड्रन थे, तो वो तो थाने पहुंच नहीं पाते, वहीं पर माँ बाप को बुलाकर उनको बच्चे वापिस कर दिए जाते हैं जो हमारे यूनिटों को बच्चे मिलते हैं।
दूसरे उसमें जाकर हम जब सेक्सुअल अब्यूज उसमें भी हमारे पास कोई 300 के करीब केस रजिस्टर्ड हुए थे पूरे सिंध से, जिसमें कोई 150 से ज्यादा लड़के थे और कुछ लड़कियां थी उस वक्त पे कम। हमने उस पर काम किया और मैंने जज के सामने हाथ जोड़कर ये बात कही है कि इस सजा को जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। शमीम साहब, चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड जो अभी तक नहीं बन पाया, इसमें क्या हर्डल्स हैं, क्यों ये नहीं बन पाया, इसकी वजह बता सकती हैं आप? नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड की एक हमारी हाँ बिल्कुल हमारे पास देखे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, डीसी उसका जिम्मेदार है, एसएसपी उसका फोकल पर्सन है और वो पूरे 29-30 डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त सिंध में है हमारे पास वकील भी मौजूद हैं जो ये केस लड़ते हैं। और उसके असल में जो निज़ाम है ना वो इत्तला का निज़ाम है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बर वक्त नहीं पहुंचती, उसकी वजूहात अलग अलग है। माँ बाप का भी उसमें थोड़ा सा रोल बनता है कि वो सुलह कर लेते हैं दूसरी पार्टी से, जिसके लिए मैंने पाकिस्तान पीनल कोड में सजा के लिए भी तजवीज दी है कि उसको भी कम होना चाहिए, रियासत मुद्दई बने, माँ बाप ना मुद्दई बने कि जाके वो सुलह कर लेते हैं और बच्चा जो है वो इंसाफ से रह जाता है। फिर इंसाफ की फराहमी का देर में हासिल होना, हम पुलिस तक पहुंच जाते हैं, मुलजिम पकड़े जाता है, चालान के बाद वो कोर्ट में पेश होता है। देखिए कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि वो जो निशानात होते हैं, वो जो शवाहिद होते हैं, कहीं हम डीएनए करा पाते हैं, कहीं उसके बगैर होते हैं, जो वो होते हैं गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं, क्योंकि अमूमन इस केस में कोई तो अभी जो हाल ही में पब्लिक हैंगिंग का एक बिल मंजूर हुआ था उस पर आप क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है ये तो बड़ा खुशाइन था, इस पर जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर देखा गया वो बहुत अच्छा देखा गया, जो पब्लिक हैंगिंग की बात हो रही थी। मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगी कि वो उसमें बहुत एक अच्छा बिल है वो, लेकिन जब तक बिल के बाद रूल ना बने और रूल बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो सजा और जजा का जो निजाम है वो इतनी अच्छी तरह फाल नहीं होता। मैंने अभी चार्ज संभाला है, मुझे 3 हफ्ते हुए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपको करंट पोजीशन बताऊंगी कि ज़ैनब अलवी बिल पर हमारे इसके 2 साल के अरसे में क्या बना, हमने उस पर कहाँ तक काम किया है। आप जानती हैं शमीम साहिबा कि एक माँ बेहतर समझ सकती है जब उसके बच्चे के साथ इस तरह का कोई वाकया होता है और उसके बाद ये सारी सूरत हाल होती है, पूरा ख़ानदान जो है वो उजड़ जाता है, एक जो जहन पे असरात होते हैं, उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ना सिर्फ उस बच्चे की बल्कि पूरी फैमिली, बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त हमें दिया और यकीनी तौर पर आप इस पर मज़ीद अब काम करेंगे तो आपसे मज़ीद भी हम बात करेंगे कि आखिर अब क्या हर्डल्स हैं और क्यों इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।